लीजिए सुनिए मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का चौथा परिच्छेद, रानी को कारावास। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। रात्रि का पहर था। महाराज प्रसिद्ध अपने शयन कक्ष में बैठे थे। आकाश में चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा था, बयार जी को ठंडा कर रही थी। महाराज प्रसिद्ध आकाश में जगमगाते दीपों के समान असंख्य तारों को देख रहे थे। पास ही रतन जड़ित द्वीप जल रहा था। कभी उसकी लौ तेज होती और सारा कक्ष प्रकाश से भर जाता, कभी लौ बिल्कुल मंद पड़ जाती। मंद मंद प्रकाश में कक्ष के द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। वो कक्ष की तरफ ही आ रही थी। ये देख राजा प्रसिद्ध हैरान रह गए। ये राजा प्रसिद्ध की पत्नी सोमप्रभा थी। उसका गोरा रंग, गोल मुख, नीचे की ओर खिंचा हुआ चिबुक, स्फुट होठ, सुंदर सुकोमल गाल थे। दीप के समान मंद प्रकाश में वह कमरे में अपनी आभा बिखेर रही थी। उसका सजीला बदन कक्ष में ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसने अपने सुंदर होठों से मधुर स्वर में कहा, महाराज की जय हो। महाराज। आओ रानी। सोमप्रभा। महाराज, क्या आपने फिर सेनापति को किसी राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया है? महाराज। हाँ महारानी। सोमप्रभा। परंतु महाराज, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रसिद्ध। महारानी, आप सारा भेद जानती हैं, फिर क्यों ऐसा कहती हैं? अगर हम ऐसा न करें तो राज्य का विनाश निश्चित है। क्या आप ये नहीं जानती? हमारे राज्य में कोई उद्योग नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं, बस इसी का तो सहारा है। अगर युद्ध ना करें तो धन कहाँ से आएगा? क्या आप ये नहीं जानती? सोमप्रभा। महाराज, क्या ये उचित है? दूसरों के राज्यों का विनाश कर अपना राज्य संभाला जाए। महाराज, दूसरों के घर अंधेरा कर अपने घर दीप नहीं जलाए जाते। ये अच्छी बात नहीं। ये मैं भी जानती हूँ कि राज्य की ये दशा है, परंतु स्वामी, जरा विचार कीजिए, ये सब किसने किया? किसके कारण आज राज्य आपदा में है? कर किसने बढ़ाया? जवाब दीजिए। स्वामी, अगर आप कर न बढ़ाते तो उद्योग बंद न होते। आप प्रजा से दुगने तिगने कर वसूलने लगे। बेचारी प्रजा अपना बंद काम न करती तो क्या करती? स्वामी, आमदनी से ज़्यादा कर देना पड़े तो कौन काम करना पसंद करेगा? महाराज, आपके पिता के समय क्या राज्य में कर न लिया जाता था? क्या काम न होते थे? क्या उद्योग न होते थे? महाराज, यदि हर कार्य में संतुलन स्थापित किया जाए और हर कार्य में समुचित ढंग की व्यवस्था की जाए तो राज्य फलता फूलता है, राज्य का विस्तार होता है, राज्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। महाराज, राजा को प्रजा को अपने पुत्र की भांति स्नेह करना चाहिए। राजा प्रजा का पिता होता है। राजा को उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सुविधा का ख्याल करना चाहिए। महाराज ने क्रुद्ध होकर कहा, महारानी, आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। हमें तुम्हें कारावास डाल। महाराज ने क्रोधित होकर कहा, महारानी, आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। हम तुम्हें कारावास में डाल सकते हैं, अपनी मर्यादा में रहो। सोमप्रभा। महाराज, आप जो दासी को सजा दें वो दासी को सजा मंजूर है, परंतु महाराज, आप और कितने छल करेंगे? आपने प्रजा से छल किया, राज परिवार से छल किया, अब सोम से छल कर रहे हैं। महाराज, आपने सोचा है कि जिस दिन सोम को सत्य ज्ञात होगा उस दिन क्या होगा? क्या आपको इसका डर नहीं? महाराज। महारानी, मुझे किसी का डर नहीं। महारानी, शांति से महल में रहो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सोमप्रभा। महाराज, ये राज्य आपके दुष्कृत्यों से आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। महाराज ने क्रोधित होकर कहा, महारानी, अब भी समय है, चुप हो जाइए।
सोमप्रभा, महाराज मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन राज्य को आप कैसे चुप करेंगे? बताइए कैसे? एक मुख, दो मुख, 1000 मुख आपकी बुराई होगी, क्या आप उन सब के मुख बंद कर सकेंगे? आप किस किस को सजा देंगे? बताइए महाराज। महाराज क्रोधित होकर खड़े हो गए। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा, सैनिकों, महारानी को कारावास में डाल दो। सैनिक महारानी को लेकर जाने लगे। महारानी ने रोते हुए कहा, महाराज ये राज्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महाराज आपको आपके एक एक दुष्कृत्य का दंड मिलेगा। सैनिक महारानी को लेकर चले गए। महाराज फिर आकाश की ओर ताकने लगे। अभी आप सुन रहे थे मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का चौथा परिच्छेद, रानी को कारावास, मेरी यानी हर्षपाल